ओके, तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या हुआ था, जो नाउ गवर्न बाय हर मेजेस्टी, मतलब ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर हो गई थी। अब सारे जितने भी लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था, सब फाइनेंशियल अफेयर्स, ट्रेड, सब कुछ वही गवर्न कर रहा था। इसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, उसकी जो पावर्स थी, ये जो सारी ये कंपनियों गवर्नमेंट की जो भी सारे बनाए हुए वो थे, इनको क्या अबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद इसकी जो पावर ट्रांसफ़र था वो किसको कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता था, वहाँ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। इसके बाद असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो ब्रिटिश क्राउन था वो असिस्ट करता था 15 काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जिसमें थे 15 मेंबर्स। सबसे पहले 8 मेंबर जो कि क्राउन ही बना के भेजता था, और 7 मेंबर्स क्या होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इलेक्ट होते थे, जो कि कंपनी की गवर्नमेंट के थे, ठीक है। इसके बाद ये इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 मेंबर्स में से 8 क्राउन देता था और 7 कौन देता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ कंपनी गवर्नमेंट। जो कंपनी की जो गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफर हो गई थी, किसमें ट्रांसफर हो गई थी, ब्रिटिश क्राउन में। अब ये जो क्राउन था वो सारा इंडिया का सब संभाल रहा था, क्योंकि और ये सब हो क्यों रहा था, क्योंकि ये एक्ट आया 1858 में। इससे पहले जो हम वो एक्ट पढ़ रहे थे उसमें क्या हुआ था, 1857 की इतनी ज़्यादा म्यूटिनी हुई कि जो जितने भी डबल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट थे ये सब फेल हो गए थे। उसके बाद जब सिचुएशन इंडिया में संभल ही नहीं रही थी, तो फाइनली क्राउन आया कि चलो मैं हेल्प आउट करता हूँ या फिर मैं फिगर आउट करता हूँ ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सारी नई नई चीज़ें बनी थी। पिछली बार हमारे 12 मेंबर्स की एक काउंसिल बनी थी ना, जो हमने पढ़ी थी लास्ट उसमें। तो अब क्या हुआ था, इसमें नई 15 मेंबर्स की एक नई काउंसिल जनरेट की, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट होते थे क्राउन से। अब इसके बाद लास्ट बात आती है गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, जो थे वो इंडिया में अब कौन अपॉइंट कर रहा था, क्राउन। क्राउन में कौन आ रहा है, या तो किंग या फिर क्वीन या फिर जो भी कोई होता था। इसके बाद ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंप्लीट हुआ। अब इसके अगला नेक्स्ट वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर कंसल्ट्रेशन रोल। अब क्या हुआ था, जो भी काउंसिल अपनी बनती थी 15 मेंबर्स की, जो अब बन के आई थी, उसके बाद क्या हुआ था, इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड किया गया। बट ये सिर्फ किस चीज़ के लिए थे, कंसल्टेटिव रोल, मतलब सिर्फ कंसल्टेशन का काम होता था। अप्रूवल, लॉ बनना या फिर कुछ भी जो भी सारा काम होता था वो सब मेन अथॉरिटी कर रही थी। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बस ऐसा प्रॉप बना के रख रखा था कि ठीक है तुम हो क्योंकि तुम्हारी कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा रिवर्सिंग सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड। पहले क्या हुआ था, पहले डिसेंट्रलाइजेशन था, उसके बाद सेंट्रलाइज कर दिया था, जिसमें पावर एक को मिली थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाले को, ठीक है। लास्ट उसमें पढ़ा था अपन ने। इसके बाद क्या हुआ था, अब इसको रिवर्स कर दिया था सेंट्रलाइजिंग को, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ला दिया था। अब जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी वो अलग अलग प्रोविंस में हो गई थी। पहले तो एक में कर दी थी, अब किस में हो गई थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस, या फिर और भी जितने थे। तो सबकी लेजिस्लेटिव पावर्स तुम अपने लॉज खुद देख लो, जैसे बनाने हैं वैसे कर लो, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा सेंट्रलाइजेशन पावर रहता था मेन अथॉरिटी के पास, जो सेंटर में थी, ठीक है। इसके बाद members assigned to the specific department such as home, finance and military for administration। अब ये हमारा लेजिस्लेशन का काम तो करता ही था, इसके बाद हमारे एग्जीक्यूशन का भी काम करता था लॉज का। अब ये इसका तीसरा काम आएगा एडमिनिस्ट्रेशन का काम। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, मेंबर्स को अपॉइंट किया, किस चीज़ के लिए, होम अफेयर्स देखने के लिए, फाइनेंस अफेयर्स देखने के लिए और मिलिट्री अफेयर्स देखने के लिए, या फिर इनके अलावा भी जितने अफेयर्स होते थे इंडिया के अंदर उन सबको देखने के लिए। जिसमें क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया था, मेंबर्स को असाइन करे थे, किसने किए थे, किसके लिए किए थे, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है वाइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंस फॉर अप टू 6 मंथ्स ड्यूरिंग इमरजेंसी विदाउट। अब एक पोस्ट थी वाइसरॉय करके, ठीक है। इसमें जो बंदा अपॉइंट होता था, अब कोई भी इमरजेंसी का टाइम हो गया, जैसे ओके पता नहीं कुछ इशू हुआ, वीडियो ऑन ही नहीं हुआ, तो हाँ अब हम इसके लास्ट पॉइंट पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे। तो इसमें क्या था, वाइसरॉय कैन नाउ इशू ऑर्डिनेंसेस अप टू 6 मंथ्स ड्यूरिंग इमरजेंसी विदाउट अप्रूवल ऑफ काउंसिल। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को अपन समझते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पररी लॉ। अभी हम इंडिया को प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो ऑर्डिनेंस इंडिया के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है। फॉर एग्जांपल ये जो पावर है ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है पूरे इंडिया में, और वो एक्सरसाइज करता है किस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एग्जांपल में लेते हैं ट्रिपल तलाक है, ठीक है। अभी क्या है,
सेशन जस्ट खत्म हुआ है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट हमारे सारे लॉज बनाती है, बट दूसरा सेशन आने में 6 महीने है। अब इस 6 महीने के दौरान अगर कोई एक ऐसे लॉ की डिमांड होती है इंडिया में, फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक की मुस्लिम वुमेन्स डिमांड कर रही है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब जब अगला सेशन आएगा पार्लियामेंट का 6 महीने में, तो ये लोग इतना प्रोटेस्ट कर देंगे कि देश की हालत ही ख़राब हो सकती है। तो इससे अच्छा है प्रेसिडेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, जिसमें ऑर्डिनेंस की पावर होती है, जो कि टेम्पररी लॉ बनाती है किस चीज़ के लिए, जो भी विद इन पब्लिक पॉलिसी हो। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट आती है, वो इसको फिगर आउट करती है, उस पर इन्वेस्टिगेट करती है क्या ये सही चल रहा है, और उसको अपने स्पेशल मेजोरिटी या फिर जो भी मेजोरिटी होती है उनकी, उसके हिसाब से आगे बढ़ाती है। तो ऑर्डिनेंस की पावर से प्रेसिडेंट के पास है, और बेसिकली इसको टेम्पररी लॉ बनाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो वाइस रॉय कौन बना सकता था उस टाइम पे? 1861 के टाइम पे वाइस रॉय, सिर्फ वाइसरॉय बना सकता था ऑर्डिनेंस से कानून, जो कि 6 महीने तक वैलिड होते थे, और इसमें उसको कोई भी अप्रूवल, काउंसिल के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती थी। तो दैट्स ऑल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ मूव ऑन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ था? बिगनिंग ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो गया था इंडिया में। ऑल्दो सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया वोट नहीं कर रहे थे, पर थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगा था। इसके बाद क्राउन की जो अल्टीमेट पावर थी और जो अल्टीमेट कंट्रोल था, ऑफिशियल मेजॉरिटी या फिर जितने भी लोग वो अपॉइंट करना, किसको रखना है किसको नहीं रखना, कौन काउंसिल में बैठेगा, और जितना भी सारा कंट्रोल था वो सारा क्राउन के पास ही था। ठीक है, और ये बोथ सेंटर और प्रोविंस, जैसे मद्रास प्रोविंस हो गया, महाराष्ट्र प्रोविंस हो गया, ठीक है, इन सारे प्रोविंस का और या फिर सेंटर का जो भी सारा कंट्रोल था वो क्राउन के पास ही रहता था। ठीक है, इसके बाद बात आती है काउंसिल कैन नाउ डिस्कस बजट। अब इसके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल पावर आ गई थी काउंसिल के पास, जिसमें वो बजट डिस्कस कर सकता था और फाइनेंशियल अफेयर्स को भी लीड में ले सकता था। ठीक है, द फाइनेंशियल अफेयर्स, ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। पहले जब वो काउंसिल बनी थी तो उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुआ था ना। अब जो था इंडियन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर दिया था, पर ये अभी भी कंसल्टेशन के काम ही आ रहे थे, ऐसे कोई ये कुछ खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद ये जो सारा इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आएगा एक, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ये सारा ये फाउंडेशन था मॉडर्न रिफॉर्म्स का। ठीक है, जो जो पहले प्रॉब्लम्स हुई थी, जिन जिन लॉज की वजह से इश्यूज हुए थे या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उसको रिफॉर्म करके अच्छे लॉज बनाना और पीपल के अकॉर्डिंग लॉज बनाना, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग लॉ बनाना, वो सारे इसमें रिफॉर्म करके दिए गए थे। तो ये एक मतलब फाउंडेशन था, नीचे का बेस था। अब इसके बाद हम आगे अगले वाले एक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको क्या कहते थे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता था। ठीक है, इससे पहले जो एक्ट था वो फाउंडेशन था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का, और ये एक्चुअल मॉडल मिंटो रिफॉर्म ही है। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका नाम था लॉर्ड मॉडले, और जो वाइस रॉय था इस टाइम पे वो था लॉर्ड मिंटो। अब ये मॉडले और मिंटो इन दोनों ने मिलकर एक रिफॉर्म्स लाए इंडिया में। तो फिर वो क्या क्या रिफॉर्म्स थे? अब जो मेंबर ऑफ काउंसिल थे वो इंक्रीज हो गए थे 60 तक। जो काउंसिल्स बनी हुई थी ना, उनके जो मेंबर्स थे उनको इंक्रीज कर दिया गया था। इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंटर और स्टेट की जो पावर्स थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, वो सारी एनलार्ज करती गई, बढ़ा दी गई। ठीक है, कि वो अपने गवर्नेंस डायरेक्शंस या फिर लॉज जो भी हैं वो सब खुद से देखे, और अच्छी पावर, मतलब हाई लेवल की पावर उनको दे दी गई थी। इसके बाद काउंसिल कैन नाउ हैव पावर टू डिस्कस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले काउंसिल डिस्कशन नहीं कर पाते थे किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाती थी, बट अब उनके पास क्या आ गई थी, पावर ऑफ डिस्कशन आ गई थी, प्लस में उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी पावर आ गई थी। अब वो फाइनेंशियल या फिर कोई भी फाइनेंस के ऊपर बात हो रही है तो उन सब के ऊपर भी अपने डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, बजट्स के रिगार्डिंग भी इनके पास पावर आ गई थी काउंसिल के पास, पर इनके पास अभी तक ना वोटिंग की पावर नहीं आई थी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंडियन काउंसिल एक्ट खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम अगले जो एक्ट आएंगे, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, ये सब स्टार्ट करेंगे, और फिर मैं आपको मिलती हूँ मेरी नई वीडियो में। तो तब तक ध्यान रहिए, खुश रहिए। ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।